तो हम लोगों के पास जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो पहला अप्रोच है, पहला अप्रोच मतलब कि बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने पहले पार्ट में कैसे समझाया था, इन दी टर्म्स ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन। ठीक है, एनर्जी कंसिडरेशन हम लोगों ने अभी करके देखा, जहां पे हमने रिपल्सिव फोर्सेस और अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड चेक करा था। अब आपके पास जो सेकंड कॉन्सेप्ट आने जा रहा है यहां पर, वो आने जा रहा है इन दी टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग का मतलब यह है, जैसा मैंने आपको कहा था कि वीबीटी जो हमारे पास होती है, वीबीटी किस प्रिंसिपल को फोकस करती है अपने पास, क्वांटम मैकेनिक्स को। क्वांटम मैकेनिक्स से अगर यहां पर इन्वॉल्वमेंट है, तो क्वांटम मैकेनिक्स जब इंट्रोड्यूस हुई थी तो वहीं से ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट आया था। अब आपको समझाएंगे कि जो बॉन्ड बन रहे हैं, जो बॉन्ड बनते हैं, जब आप कहते हो ना इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, तो आप एक्चुअली में पढ़ोगे कि इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो हो कैसे रहा है। अब आपके पास एक ट्रू कॉन्सेप्ट आने जा रहा है यहां पर बॉन्डिंग का। ठीक है, देखो अभी तक जितना हम लोगों ने यहां पर पढ़ा है, उतना क्या पढ़ रखा था कि अगर एनर्जी कम होगी तो एनर्जी कम होने से क्या बढ़ती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन मेरे पास पॉसिबल है। तो अगर ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट यहां पर लगाएं, तो ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ठीक है, अगर आप एनर्जी कम करोगे तो एनर्जी कम होने से क्या होता है, मेरे पास बॉन्डिंग जो है वहां पर अकर हो सकती है। लेकिन जब आपके पास एनर्जी कम होने लगती है, तो उसी वक्त जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ना, वो एक दूसरे को क्या करती हैं, वो एक दूसरे को अप्रोच करती हैं। और किस लिए अप्रोच करती हैं, ओवरलैप करने के लिए। ठीक है, एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, किस लिए अप्रोच करते हैं यहां पर, ओवरलैपिंग के लिए। ओवरलैपिंग का मीनिंग जानते हो आप लोग, ओवरलैप करना क्या होता है, एक के ऊपर एक। ठीक है, अब ओवरलैपिंग भी दो तरीके से होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कंप्लीटली ओवरलैप करेगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग समझना। जैसे मेरे पास ये दो मार्कर्स हैं, अगर आपके पास ये दो मार्कर्स यहां पे रखे हुए, देखो इन दो मार्कर्स को अगर मैं जोड़ूं, किसी बच्चे को कहूं कि इन दोनों को जोड़ के दिखाए, तो एक बच्चा होगा जो इस तरीके से जोड़ेगा। ठीक है, तो उसने क्या करा, उसने इसका एक सिरा पकड़ा, मतलब एक एंड पकड़ा, वैसे एक दूसरे वाले का एक एंड पकड़ा और इसको जोड़ दिया। तो इसको कहते हैं एंड टू एंड ओवरलैपिंग। कौन सी ओवरलैपिंग है ये, एंड टू एंड। अब दूसरा बच्चा हो सकता है वो ऐसा करे कि पहले वाले को ऐसे पकड़े और ऐसे पकड़े और ऐसे जोड़ दे, ये भी तो ओवरलैपिंग है। ठीक है, इसको हम कहते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग। ठीक है, जब मेरे पास कोई दो चीजें एंड टू एंड जुड़ती हैं, तो ये होती है एंड टू एंड ओवरलैपिंग, एक सिरे से दूसरा सिरा जोड़ेंगे। और ये कैसी ओवरलैपिंग है आपके पास, साइडवेज ओवरलैपिंग है। आई बात समझ में। अब ओवरलैपिंग का मतलब है एक दूसरे के ऊपर इसको रखना। चलो अब मैं अगर ऐसे भी रखता हूं, तो ये कैसा ओवरलैप है, ये पार्शियल ओवरलैप है। ये पार्शियल ओवरलैप क्यों है, क्योंकि मैंने एग्जैक्टली नहीं ढक रखा है, पहले का हिस्सा दूसरे का हिस्सा एक दूसरे के ऊपर पूरा 100% कोइंसाइड नहीं कर रहा है। कुछ पोर्शन इस समय ऐसा है जो एक दूसरे के साथ ओवरलैप्ड है। ठीक है, इतना पोर्शन एक दूसरे के साथ क्या है, यहां पर ओवरलैप्ड है, इसको कहते हैं पार्शियल ओवरलैपिंग। तो जब आपके पास ऑर्बिटल्स भी आती है ना, तो ऑर्बिटल्स भी एक दूसरे को क्या करती हैं, ऑर्बिटल्स भी एक दूसरे को यहां पर ओवरलैप करती हैं। लेकिन अब एटॉमिक ऑर्बिटल से अब ओवरलैपिंग करेंगी, तो ये कैसे ओवरलैप करते हैं, पार्शियली ओवरलैप करते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा मत समझना कि हमेशा 100% ही ओवरलैप होगा। तो पार्शियल ओवरलैप से बनने वाले बॉन्ड को ही हम लोग कौन सा बॉन्ड कहते हैं, यहां पर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब एटॉमिक ऑर्बिटल पार्शियली ओवरलैप करेंगी, पर एटॉमिक ऑर्बिटल आपकी फुली फिल्ड नहीं होनी चाहिए। देखो खाली भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऑर्बिटल खाली हो गई तो इलेक्ट्रॉन कहां से लाएंगे। तो ऑर्बिटल आपकी कैसी होनी चाहिए, हाफ फिल्ड। ठीक है, आधी होनी चाहिए, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होनी चाहिए, पूरी भरी भी नहीं होनी चाहिए या खाली नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर अब जो ओवरलैपिंग है, अब आपको ओवरलैपिंग के टर्म्स में पढ़ाने जा रहे हैं कि बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है। आई बात समझ में जो मैंने यहां पर बोली। तो 100% ओवरलैप नहीं होता है, ऐसा मत समझना कि कहीं पर भी 100% ओवरलैप हो रहा होगा। चाहे 10% है, 20% है, 30% है, उसको मैं ओवरलैप मानूंगा। ठीक है, और कैसा ओवरलैप कहेंगे यहां पर हम लोग, इसको पार्शियल ओवरलैप कहेंगे। पार्शियल ओवरलैप है हमारे पास ये। सबसे पहले हम लोग यहां पर जो बॉन्डिंग समझते हैं, बॉन्डिंग समझते हैं चलो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में। ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मतलब है कि आपके पास H2, ये H2 को हम लोग क्या कहेंगे, इसको मैं कहूंगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। बताओ एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन एटम की जरूरत पड़ेगी अपने को, दो हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अब हाइड्रोजन एटम जो है, आपको भी पता है कि हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, यहां पर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड यहां पे रहता है। तो दोनों ने कितने कितने इलेक्ट्रॉन लगाए होंगे, एक एक। पर ये इलेक्ट्रॉन रखा कहां पर है, मुझे ये देखना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात नहीं, आज इलेक्ट्रॉन की बात नहीं होगी। आज किसकी बात होगी, ये इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल से आ रहा है, क्योंकि ओवरलैप ऑर्बिटल करेंगे इलेक्ट्रॉन नहीं। इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है, वो तो खुद ऑर्बिटल में है। क्या होती है हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन, अगर हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो 1s1 और दूसरे वाले की भी क्या रही होगी, 1s1। इसका मतलब इन दोनों की ही कौन सी ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रही हैं, s। ठीक है, ये देखो आपके सामने ऑर्बिटल पिक्चर बनी हुई है। ये इसका न्यूक्लियस है, +1 का चार्ज। ठीक है, क्योंकि इस पे एक प्रोटॉन होता है। और ये क्या है मेरे पास, ये जो आप ये डिफ्यूज्ड डायग्राम देख रहे हो, जो डिफ्यूज्ड कलर देख रहे हो, ये ऑर्बिटल पिक्चर है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसको बता रहा है मेरे पास, ये अपने पास ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बता रहा है।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब आपके पास एक पार्टिकल की तरह नहीं है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या कहता था, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉन क्या है आपके पास एक वेव, और वेव हमारे पास 3 डायमेंशनल स्पेस में क्या होती है आपके पास डीलोकलाइज हो रखी होती है। और एस ऑर्बिटल्स का शेप याद है क्या, एस ऑर्बिटल्स का शेप कैसा होता था, इस स्फेरिकल शेप है, ठीक है। तो ये स्फेरिकल शेप है, ये स्फेयर बन रखा है यहाँ पे, फुटबॉल जैसी स्ट्रक्चर है। बाकी हमें बोर्ड पे बनाना होता है तो हम बोर्ड पे इस तरीके से दिखाते हैं। तो देखो पहले वाले की भी 1s ऑर्बिटल आई, दूसरे वाले की भी 1s ऑर्बिटल आई। अब आप ये वाला रीजन देख रहे हो, यहां पर जो ये वाला रीजन है, ये दोनों ने अपना क्या कर दिया, ओवरलैप कर दिया, एक दूसरे के साथ ये रीजन शेयर कर दिया। तो उन्होंने क्या शेयर करी है, अपनी ऑर्बिटल्स। और अगर मैं कहूं ऑर्बिटल्स के अंदर अगर इन्होंने कुछ शेयर करा है, तो ऑर्बिटल्स के अंदर अब क्या शेयर करा है इन्होंने, अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये जो मॉलिक्यूलर इसका डायग्राम है ना, ये आपका एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है। अब मैं वो ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूं जो मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट कर रही है। पहले वाले की भी ऐसे हैं, दूसरे वाले की भी ऐसे हैं, और दोनों ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन दिखा रखे होते थे, एक एक इलेक्ट्रॉन लगा रखे होते थे अगर मैं नंबर में बात करूं। पर अब मैं नंबर में बात नहीं करूंगा, मैं क्या कहूंगा, दोनों ने अपनी एस ऑर्बिटल्स लगाई हैं। और वो एस ऑर्बिटल्स कैसी हैं, दोनों की हाफ फिल्ड। तो यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन अपनी हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल्स लगा रहे हैं, और इस तरीके से किसकी फॉर्मेशन होती है आपके पास, H2 मॉलिक्यूल की, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। जितनी डेंसिटी जो आप ये व्हाइट रीजन देख रहे हो ना, ये व्हाइट रीजन जितना डेंस है, मतलब आपका इलेक्ट्रॉन जो रीजन है ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो डेंसिटी होती है वो सबसे हाई होती है न्यूक्लियस के अराउंड। अब आप जितना जितना बाहर पहुंचोगे उतना उतना अपने पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी कम होने लगेगी, मतलब प्रोबेबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन ढूंढने की वो कम हो जाएगी। तो सबसे हाई प्रोबेबिलिटी कहां रहेगी इलेक्ट्रॉन ढूंढने की, न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है। तो इसीलिए जो डायग्राम है, डायग्राम को पूरा व्हाइट शेप नहीं कर रखा। जो ये व्हाइट है ना, न्यूक्लियस के अराउंड ज्यादा व्हाइट है, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है, ना कि इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल है। ये क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रॉन एज अ वेव। तो उस इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर सबसे ज्यादा न्यूक्लियस के अराउंड देखने को मिलेगा। बिल्कुल, इस पूरे रीजन में, स्फेरिकल रीजन में कहीं भी होगा इलेक्ट्रॉन। हाँ, बॉन्ड जब बन गया है यहाँ पर, तो बॉन्ड बनने के बाद ना, ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन वो है जहां पर अब इलेक्ट्रॉन मोस्टली टाइम आपको देखने को मिलेगा, ज्यादातर टाइम। क्योंकि वहां पर जब ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हुई है, शेयरिंग हुई है, तो उन्होंने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर करी है, ना कि पूरा इलेक्ट्रॉन शेयर करा है, ठीक है। क्या शेयर करी है उन्होंने, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयर करा है। ये बात आप लोग यहां पर ध्यान रखना। देखो कोवेलेंट बॉन्ड जो फॉर्म होता है ना, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होती है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है। पर आपको पढ़ाते थे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पर अब कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, अच्छी बात है, बट आप ये भी तो देखो इलेक्ट्रॉन रखा कहां पे, इलेक्ट्रॉन कहां पे रखा हुआ है, ऑर्बिटल के अंदर। तो अगर इलेक्ट्रॉन शेयर होने जाएगा ना, तो ऑर्बिटल ऑटोमेटिकली वहां पर पहुंच जाएगी, क्योंकि ऑर्बिटल जो है, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है। आई बात समझ में। शेयरिंग जो होती है यहाँ पर, जैसे अब ये कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको कहूँ कि आपको क्या करना था, आपको अपने दोस्त के साथ जो है वो बर्गर शेयर करना है। अब जो बर्गर शेयर करना है, टिक्की तो उसके अंदर रखी हुई है ना, जो आलू टिक्की है। तो अगर उसको वो चाहिए तो क्या करेगा, वो पूरा बर्गर का पीस खाएगा। लेकिन अब उसने जितना भी पीस खाया होगा बर्गर का, आप मुझे कह सकते हो क्या उसके पास 100% ऑफ द जो टिक्की है वो उसके मुंह में गई होगी, कुछ पोर्शन ही तो गया होगा, ठीक है, जितना वो खा सका था। तो अभी सबका खाने का मन कर रहा है, ऐसा सोचो कि जब आप बर्गर खाते हो तो कैसा लगता है। तो वैसा ही यहां पर हो रहा है। जिस टिक्की की मैं बात कर रहा था, मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो वो इस रीजन में फैल रखी है, पर इन्होंने सिर्फ उसका थोड़ा सा एक कॉमन रीजन शेयर करा है। मैं ये नहीं कहूंगा पूरा रख लिया। तो अगर आप एक बार बर्गर खाओगे तो पूरी टिक्की नहीं खा पाओगे, कुछ पोर्शन ही उसका आपको मिल पाएगा, वैसे यहां पर है। यहां पर एक बात का ध्यान देना, जैसा कि आप लोग, मुझे लग रहा है आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, किस बात में कंफ्यूज हो रहे हो, हाफ फील्ड में। यहां पे ना हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिखा हुआ है, ना कि हाफ फील्ड सबशेल। मैं इसका मीनिंग क्लियर कर देता हूं एक बार फिर से। एस को छोड़ करके थोड़ा पी पे चलते हैं, क्योंकि एस सबशेल में ना ऑर्बिटल ही एक होती है। पी में टोटल कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं अपने पास, पी में टोटल कितनी ऑर्बिटल्स होती है, 3। आप कोई भी पी सबशेल लाओगे, वहां पे मेरे को 3 ऑर्बिटल्स देखने को मिलेगी। चलो मैं यहां पर बात करता हूं कि किसी की कन्फिगरेशन ना P5 थी। अगर किसी की कन्फिगरेशन P5 थी, मतलब आउटर मोस्ट में अगर उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, तो क्या हुआ होगा, P में अगर आपने 5 भरने, कोई P5 कन्फिगरेशन भरनी है, वो ऐसी भरी जाएगी। इसकी पूरी पी सबशेल नहीं जा रही है बॉन्डिंग को, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं इसकी सबशेल ओवरलैप करेगी। कौन ओवरलैप करेगा आपके पास, ऑर्बिटल ओवरलैप करेगी। तो इसकी कौन सी ऑर्बिटल आपके पास हाफ फील्ड है, PZ। तो जो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हो रही है ना, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग जो होगी वो किसके थ्रू होगी, PZ के थ्रू होगी। आई बात समझ में, PX और PY नहीं। तो सबशेल नहीं कह रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा हूं हाफ फील्ड सबशेल, मैं कह रहा हूं हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल।
जो भी ऑर्बिटल उस समय आपके पास हाफ फिल्ड है वो आपका कोवेलेंट बॉन्ड के लिए आगे बढ़ जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। ओवरलैप, ओवरलैप इंटर पेनिट्रेट करने का मतलब होता है, इंटर मीन्स होता है बिटवीन टू, ठीक है, और पेनिट्रेशन का मतलब होता है जब दो लोग एक दूसरे में बिल्कुल इस तरीके से मिलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इंसर्ट, इंसर्शन को हम लोग कहते हैं यहाँ पे पेनिट्रेशन। तो इंटर मीन्स बिटवीन टू, तो बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स या द ऑर्बिटल्स ऑफ टू डिफरेंट एटम्स, तो वहां पर आपके पास क्या हो रहा है, इंटर पेनिट्रेशन हो रही है, और इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, ओवरलैप। तो इंसर्शन हो रही है, किस चीज की इंसर्शन हुई है, इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की। पहले वाले ने अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूसरे वाले के साथ इंसर्ट किया है, तो उससे क्या हुआ, ऑर्बिटल्स का ओवरलैप हुआ। तो इसी के साथ अब आपके पास जो सबसे पहला यहां पर कॉन्सेप्ट आ रहा है, देखो बॉन्डिंग का, ध्यान रहे यहां पर। अब इस बार हम लोग दो तरीके के कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, एक होता है सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड और एक होता है पाई। सबसे पहले आपके पास जो बॉन्ड बनने जा रहा है वो रहेगा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, बिल्कुल सिग्मा बॉन्ड। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, सिग्मा बॉन्ड के लिए पहली चीज तो मैं ये बता दूं कि अपने पास दो एटम्स के बीच में, देखो पहले बात यहां पे ध्यान से समझना, कोई भी दो एटम्स जब एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो उनके बीच में सबसे पहला बॉन्ड सिग्मा ही बनता है। जब सिग्मा बॉन्ड बन जाती है उसके बाद पाई बनता है, तो पहला बॉन्ड कभी पाई नहीं हो सकता। और सिग्मा बॉन्ड मेरे पास वो कोवेलेंट बॉन्ड है जो कि कैसी ओवरलैपिंग से बनेगा, एंड टू एंड ओवरलैपिंग से, एंड टू एंड ओवरलैप या फिर हेड ऑन हेड ओवरलैप। जैसे अभी मैंने बताया था कि आपके जो दो मार्कर्स हैं वो बिल्कुल एंड टू एंड जुड़ रहे थे। साइडवेज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनती है, और सिग्मा बॉन्ड कैसे बनती है आपके पास, एंड टू एंड ओवरलैप से या हेड ऑन ओवरलैप से, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से समझना, सिग्मा बॉन्ड किन किन ऑर्बिटल्स के बीच में बनता है। अब देखो इस बात को समझो, सबसे पहले मैं जो दो ऑर्बिटल्स लेकर के आया हूं वो एस एस लेके आया हूं। जैसे अपने पास किसका एग्जांपल हो सकता है अभी, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, ठीक है। एस और एस के बीच में हम लोग ओवरलैप कराते हैं। देखो आपके जो एस ऑर्बिटल्स है ना, एस ऑर्बिटल्स को जब भी एक दूसरे में फ्यूज किया जाएगा, अब मेरे पास कोई दो स्फेरिकल शेप है, चाहे आप बोल दो दो फुटबॉल है, चाहे दो टेनिस बॉल है, अगर आप इनको एक दूसरे पे ओवरलैप करोगे, अब इसको एंड टू एंड ओवरलैप बोलूं या साइडवेज ओवरलैप बोलूं, बात एक ही है, क्योंकि आप पे कोई चॉइस नहीं है। स्फेरिकल शेप कैसा होता है, ये 100% सिमेट्रिकल है, ठीक है, आप कहीं से भी जोड़ोगे बात एक ही है। तो जब वो एक दूसरे में फ्यूज होंगे तो ना वो साइडवेज ओवरलैपिंग है और ना ही वो कौन सी ओवरलैपिंग है अपने पास, एंड टू एंड, वो जस्ट एक ओवरलैप है, क्योंकि मेरे को बस उसमें जोड़ना है। तो जो एस ऑर्बिटल्स होती है ना, इसलिए एस ऑर्बिटल्स में जो आप पहला यहां पे पढ़ रहे हो एस एस ओवरलैपिंग, ये वो ओवरलैपिंग है जिसमें पहला स्फेरिकल शेल और दूसरा स्फेरिकल शेल आकर के जुड़ गया, ठीक है। और ये क्या है मेरे पास, ये वो कॉमन रीजन है जहां पर इन्होंने क्या शेयर करी हुई अपनी ऑर्बिटल्स, तो ये इनका शेयर्ड ऑर्बिटल रीजन है, ठीक है, एसएस ओवरलैप में। तो ये जो एसएस ओवरलैपिंग है, ये एसएस ओवरलैपिंग में अभी कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं हम लोग, सिग्मा। ये आपके पास सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं, एंड टू एंड ओवरलैप से। तो वैसे एस और एस में ध्यान रहे, एस और एस में साइडवेज ओवरलैपिंग हो भी नहीं सकती है। एस और एस में स्फेरिकल वो आपके पास पी होती है, वो पी ऑर्बिटल्स की शेप होती है। अगर आपको ध्यान हो, जो पी ऑर्बिटल्स है, पी ऑर्बिटल शेप कुछ इस तरीके से होता है। अभी मैं एस की बात कर रहा हूं, एस के साथ एस जोड़ रहे हैं, पहले एटम की एस आ रही है तो दूसरे की भी क्या आ रही है अपने पास, एस ही आ रही है। तो इसमें एंड टू एंड ही होगा ओवरलैप, साइडवेज ओवरलैपिंग के यहां कोई चांस नहीं है, जुड़ेगा तो एक ही बात है, ठीक है। ये आप यहां पे देख रहे हो, ये जो सेंटर रीजन है मेरे पास, ये सेंटर रीजन क्या आ रहा होगा इनका, न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये जब दोनों एक दूसरे में फ्यूज हो गए तो मैं अब आपके पास ना एक फाइनल मॉलिक्यूलर पिक्चर बनाऊंगा। देखो आपको भी पता है एस ऑर्बिटल्स का शेप कैसा होता है, मेरे पास स्फेरिकल शेप होता है। तो मैं दो स्फेयर यहां पर बना करके छोड़ दूं, ठीक है, आपके पास दो स्फेयर हो गए। अब जब ये एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं ना, तो मर्ज होने पर आप क्या कह रहे हो कि एक कॉमन ऑर्बिटल रीजन शेयर कर रहे हैं, जैसे ये वाला हो गया, ये इनकी वो शेड ऑर्बिटल है। अब अगर इसकी फाइनल स्ट्रक्चर बनाई जाएगी मॉलिक्यूलर, तो देखना उसको कैसे दिखाएंगे। ये दो एटम्स जुड़ गए, दोनों एटम से जुड़ करके एक मॉलिक्यूल बना दिया, तो अब इनका जो फाइनल पिक्चर है वो कुछ ऐसा नहीं दिखेगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आपके पास पहला वाला स्फेयर है इधर, और ये कौन सा हो गया मेरे पास यहां पर रखा हुआ दूसरा स्फेयर, क्योंकि मैं उसमें अब वो कॉमन रीजन नहीं दिखाऊंगा जो बीच में वो वहां पे दिख रहा था। ये इसकी फाइनल पिक्चर है कि आपकी जो दो एस एस ऑर्बिटल अलग अलग दिख रही थी, अब जब वो एक साथ देखी जाएंगी तो वो कैसी दिखेंगी। तो ये एक तरीके से मेरे पास हो गई इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर, ठीक है। बाकी ये भी एस है और ये भी एस ऑर्बिटल्स है,
और ये रीजन हो गया अपने पास शेयर्ड ऑर्बिटल, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इन्होंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयर कर रखा है। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर जरूर बनाना आप लोग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर जो रहती है अपने पास, क्योंकि अब हम मॉलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे ना कि एटम्स को। बना दो इसको फटाफट। देखो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, थोड़ा सा डायग्राम में अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए तो ध्यान रहे कि आप इसमें क्या बना सकते हो, ऐसे बीच में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बना देना और इसके अराउंड क्या बना लो, ऐसे डॉट्स। ये जो आप यहाँ पे डॉट बना रहे हो ना, ये डॉट किस बात को बता रहे हैं बताओ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। तो ये जो डॉट की डेंसिटी है सबसे ज्यादा कहां पर होनी चाहिए, सबसे हाई कहां पर होनी चाहिए, न्यूक्लियस के पास। तो ये बता रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, जो कि न्यूक्लियस के अराउंड मैक्सिमम होती है। बाकी बाउंड्री पर भी कुछ डॉट्स बनाएंगे, बस सबसे ज्यादा जो ये डॉट्स क्लोजर है कहां पर होंगे, न्यूक्लियस के क्लोजर होंगे। तो जो मेरा फाइनल ऑर्बिटल पिक्चर निकल करके आया है, फाइनल ऑर्बिटल पिक्चर को देखेंगे तो ये तो हो गए दोनों के न्यूक्लियस यहां पर, और बाकी हम लोग इस तरीके से यहां पर ये जो डॉट्स हैं उसको बना लेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे ये वाला अगर मैं बोलूं तो आपको क्या लग रहा है किसका एग्जाम्पल है अपने पास, एक ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का ही तो एग्जाम्पल है। पहले वाला हाइड्रोजन उसकी भी 1s, दूसरे वाले हाइड्रोजन की भी 1s, तो ये एक उसका एग्जाम्पल हो सकता है अपने पास। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपना, अब यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्डिंग है, एक दूसरे तरीके से सिग्मा बॉन्डिंग कैसे हो सकती है, sp ओवरलैप से। मतलब पहले वाला एटम अपनी s ऑर्बिटल लगाए और दूसरा वाला कौन सी ऑर्बिटल लगाए, अपनी p। ठीक है, अब जो p का शेप है, p का शेप अगर आपको ध्यान हो तो p ऑर्बिटल का शेप कैसा होता था मेरे पास, डंबल शेप, और s का स्फेरिकल है। तो ये इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देख सकते हो आप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनी हुई है। तो एंड टू एंड ओवरलैपिंग का मतलब है कि मैं अगर इस p ऑर्बिटल को लेकर के आया हूं, जो कि आपके पास देखोगे तो डंबल शेप जैसा रखता है, तो मैं इसको कैसे लगाऊंगा, हेड ऑन हेड। ठीक है, और हेड ऑन हेड में भी ये क्या है, अगर मैं इसकी खींचूं तो यहां पर एक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस खींच देता हूं। कौन सी एक्सिस कहते हैं इसको हम लोग, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का मतलब है कि ये वो एक्सिस है जो इन सबके न्यूक्लियस से पास होती हुई निकलेगी। तो बिल्कुल सीधे टकराने चाहिए, आमने सामने। ऐसा ना हो कि जो p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल का थोड़ा पोर्शन ऊपर रह गया, थोड़ा नीचे रह गया। अगर टकराएं तो बिल्कुल सीधा सीधा टकराएं। जैसे आप ये दो पोर्शंस देख रहे हो, अभी मेरे पास क्या है कि ये जो मार्कर है, ये जो मार्कर है अभी इसमें दोनों साइड, अब ये भी p हो गई, ये भी p हो गई एक तरीके से। तो इस पे आप ये कर सकते हो, जैसे ये हो गया, ठीक है, इसको मार्कर को मैं यहां से हटा देता हूं। जैसे आप देखो इस चीज को देखना है, यहाँ पे जो मार्कर है, अब इसकी जो कैप लिए मैंने, ऐसे समझ रहे हैं आपका s है और ये वाला p है। तो p ऑर्बिटल जो होती है ना, वो एक px भी होती है, एक आपके पास py भी होती है और एक pz भी होती है। ठीक है, अब आप कोई सी भी उठा करके लाओ, अगर मैं इसके साथ एंड टू एंड जोड़ूंगा तो ये बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। ध्यान रहे मैं ऐसे जोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये साइडवेज ओवरलैपिंग है। ये कौन सा ओवरलैप नहीं है, ये मेरे पास हेड ऑन ओवरलैप नहीं है, ये है हेड ऑन ओवरलैप। अब इसमें भी बिल्कुल मैंने सीधा मिलाया है, ऐसा तो नहीं करा हुआ कि थोड़ा सा मार्कर नीचे और कैप ऊपर हो गई। तो ये क्या है, ये अपने न्यूक्लियस के अराउंड नहीं जुड़ रहे। इसका मतलब इनकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, पहले वाले की इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऊपर पड़ गई और नीचे वाले की इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहां पड़ गई, फिर नीचे। तो अगर ये जुड़े तो अपनी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग जुड़े, मतलब बिल्कुल सीधा जुड़े, आमने सामने टकराएं, बिल्कुल सीधा, जैसे आप अपना सिर किसी दूसरे के सिर पे टकराओ, बिल्कुल ले जाके सीधे। तो इस तरीके के ओवरलैप को हम लोग क्या कहते हैं, sp ओवरलैपिंग कहते हैं। और यहां भी हम लोग बात ध्यान रखेंगे कि s ऑर्बिटल भी हाफ फिल्ड होनी चाहिए और p ऑर्बिटल भी कैसी होनी चाहिए, आपके पास हाफ फिल्ड ही होनी चाहिए। ठीक है, अब जब इसको बनाएंगे तो इसको बनाने के लिए यहां पे आपके पास ये पिक्चर बनी हुई है, तो आप क्या करना, आप सिर्फ ऐसे यहां पर इस फेयर बना करके छोड़ देना, मतलब सर्कल। ये आ गया आपके पास p ऑर्बिटल का शेप। ठीक है, अब जब ओवरलैप करते हुए दिखाएंगे तो देखो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको। ये लो हो गया आपके पास ओवरलैप, s के साथ कौन ओवरलैप हो गई, p ओवरलैप हो गई, बिल्कुल सीधी सीधी। और ये सारी चीजें कैसी हो रही हैं, अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो रही है। ठीक है, अच्छा अब इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर बनाए। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर कैसा बनेगा मेरे पास, इसका बताओ मेरे को। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर, अब ये जो आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है ना, अब ये पूरा एक बन गया होगा। मॉलिक्यूल के हिसाब से भी अलग अलग हिस्सा थोड़ी है, क्योंकि भाई ये तो शेयर हो गए। तो एक काम करता हूं, लेफ्ट वाले लोब को थोड़ा सा कैसा बना देता हूं, मोटा। ठीक है, ताकि पता रहे कि भाई इसके लेफ्ट हैंड साइड जो p का लेफ्ट वाला लोब था उसमें s भी है, और राइट हैंड साइड वाले को कैसा बनाएंगे, थोड़ा सा छोटा। ठीक है, तो ये रहेगी इसकी
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर। आई बात समझ में? जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर है वो कैसे बनाई जा रही है? अब देख के पता चल रहा है कि भाई पी का राइट साइड और लेफ्ट साइड तो पहले बराबर थे दोनों लोग, अब लेफ्ट हैंड साइड वाला इतना बड़ा क्यों हो गया है? क्यों? क्योंकि उसमें कौन आके जुड़ गई है? एस उसके साथ जुड़ी हुई है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा बना करके दिखा रहे हैं। ये है एसपी ओवरलैप। ये आपके पास एस ऑर्बिटल हो गई पहली वाली, यहां पर अगर देखेंगे तो। फिर ये कौन सी हो गई? पीजेड। ठीक है, कौन सी ऑर्बिटल ले रहा हूं मैं इसको? पीजेड। अच्छा ध्यान रहे, हम लोग जितने भी ऐसे बनाएंगे ना एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वैसे हम लोग इसको कौन सी एक्सिस पढ़ते हैं? ये वाला एक्सिस कौन सा है? एक्स। और ये कौन सा होता है? वाई। पर अभी इसको कौन सा एक्सिस बोला जा रहा है आपके पास? जेड। ठीक है, तो एक्स एक्सिस ये है और ये वाला एक्सिस कौन सा है मेरे पास? ये वाई है। ठीक है, हम लोग जितने भी डायग्राम बनाएंगे वो इस हिसाब से बनाएंगे, तो इसलिए इसका नाम पीजेड ऑर्बिटल रखा हुआ है। तो ये आपके पास पीजेड हो गई और ये एस हो गई, तो ये एसपीजेड ओवरलैपिंग है। ठीक है, z जो होता है, अगर मैं प्लेन आपको बताऊं तो x एक्सिस हो गई, ये जो जा रही है हॉरिजॉन्टल x एक्सिस है, वर्टिकल y एक्सिस है, तो z कौन सी होती है? जो एक आपकी तरफ जाएगी z पॉजिटिव और एक जो पीछे जाएगी वो z नेगेटिव। तो जब भी हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो हम लोग प्लेन के अलॉन्ग पढ़ते हैं, किसी प्लेन पे। अब ये 3 डायमेंशनल प्लेन पे होता है, तो इसलिए हमें एक्सिस मेंशन करना जरूरी है। कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बस इस चीज को समझो। आगे चलते हैं, आपके पास जो यहाँ पर तीसरा ओवरलैप है वो कौन सा है? देखो मेरे पास पीपी ओवरलैपिंग है। ठीक है, अब लास्ट में क्या करा मैंने? पहले वाले की भी पी ऑर्बिटल लाया हाफ फील्ड, और दूसरे वाले की भी हाफ फील्ड कौन सी लेकर के आए हम लोग? पी वाली लेकर के आए। अच्छा, एक जरूरी चीज, जो आप ये वाला डायग्राम देख रहे हो, ये वाला डायग्राम आपको क्या लगता है कौन से मॉलिक्यूल पर अपने पास ये बन सकता है? ये किसका एग्जाम्पल हो सकता है? ये एग्जाम्पल हो सकता है अपने पास HF का। किसका एग्जाम्पल हो सकता है अपने पास? HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। देखो कैसे हुआ होगा, हाइड्रोजन की कंफिगरेशन तो क्या आएगी? 1s1, और फ्लोरीन की क्या आएगी? 1s2, 2s2, 2p5। अगर मैं इसकी P को यहां पर बना करके दिखाऊं आपको, P में जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5, तो px py pz, किसने करा हो आपके पास ओवरलैप यहां पर? pz ने, क्योंकि वही हाफ फील्ड थी, तो वही बॉन्डिंग के लिए जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड में अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो ये HF का एक एग्जांपल मेरे पास हो सकता है। ऐसे कई मॉलिक्यूल होते हैं, मैं आपको साथ साथ समझा रहा हूं। देखो अब यहां पर देखना है पीपी ओवरलैपिंग को समझना। ये तो अब बिल्कुल सिंपल हो गया, ये वही वाला केस है जो मैंने आपको अभी 2 मार्कर्स जोड़ करके बताए थे। अब आप पहला वाला मार्कर दूसरा वाला मार्कर देखोगे एक्जैक्टली सेम है। अब आप इनको बिल्कुल ऐसे हेड ऑन हेड जोड़ दो, आमने सामने जोड़, बिल्कुल हेड ऑन हेड। तो पहला वाला भी पी है, अगला वाला भी पी है, ये जुड़ गया। कौन सी ओवरलैपिंग हो गई? पीपी ओवरलैपिंग हो गई। और ऐसे नहीं जोड़ रहा हूं, ये साइडवेज होती है, ऐसे जोड़ रहे हैं, इसको कहते हैं हम लोग कौन सी ओवरलैपिंग है आपके पास? ये एंड टू एंड। ठीक है, एंड टू एंड, या फिर हम इसको कहते हैं अपने पास हेड ऑन ओवरलैप। तो जब ये 2 पी ऑर्बिटल्स यहां पर जुड़ेंगी तो ये भी किसके अलॉन्ग जुड़ती है? देखो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग। और बाकी ये इनका एक कॉमन रीजन हो गया जो कि शेयर्ड रीजन है ऑर्बिटल्स का। तो इसका भी एक ऑर्बिटल डायग्राम यहां पर बनाएंगे। ये आपकी पहली पी आई, फिर उसके बाद ये दूसरी पी आ रही है, और जब यहां पर इसको बनाएंगे तो देखो अब ये कैसा बनेगा। ये दोनों पी ने अपने पास हेड ऑन हेड ओवरलैप कर लिया, तो यहां पर ये हो गई शेयरिंग। और अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर बनाऊं तो देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर में ये जो लेफ्ट वाला लोब है, इसका लेफ्ट वाला लोब और इसके राइट वाले लोब में तो कोई चेंज नहीं आया, बट बीच में अब मैं थोड़ा सा लोब कैसा बना देता हूं यहां पर बड़ा, ताकि आपको पता रहे कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने फ्यूज होकर के एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपको बना करके दिया है। तो ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर। ठीक है, क्या था अपने पास? ये पीपी ओवरलैपिंग, जहां पे पहले वाले की भी पी आएगी और दूसरे वाले की भी क्या आएगी? अपने पास पी ही निकल करके आएगी। तो हमारे पास यहां पर जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड अपने पास खत्म होता है। सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्ड पे अब हम लोग मूव कर रहे हैं, जिसका नाम है आपके पास पाई बॉन्ड। ठीक है, पाई मतलब 22/7 वाला पाई नहीं, या 3.14 वाला पाई नहीं। पाई इज जस्ट अ सिंबल। ठीक है, पाई हमारे पास क्या होता है? ग्रीक अल्फाबेट होता है। तो सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्ड पे जो हम लोग मूव करने जा रहे हैं वो मेरे पास कौन सा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड। हाँ, वो बात अलग है कि मैं दिखाऊंगा इसके लिए सिंबल पाई ही। जैसे सिग्मा के लिए हम लोगों ने सिग्मा बनाया था,
वैसे आज एक और ग्रीक अल्फाबेट का यूज करेंगे जिसका नाम है पाई। अब आप लोग मेरी बात यहाँ पे ध्यान से समझना कि जो पाई बॉन्ड बनेगा वो बनेगा कैसे। चलो अपने पास सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं। सिग्मा बॉन्ड कैसे बन रहा था? एंड टू एंड ओवरलैपिंग से, ऐसे आमने सामने। आज एंड टू एंड ओवरलैपिंग नहीं पढ़ेंगे हम लोग, या हेड ऑन ओवरलैप नहीं पढ़ेंगे, आज आपको पढ़ाया जाएगा साइडवेज ओवरलैपिंग। ठीक है, अब साइडवेज ओवरलैपिंग का मतलब है कि जैसे मेरे ये जो दो हाथ हैं, अब मैं अगर अपने इन दोनों हाथों को देखूं तो ये है एंड टू एंड, ठीक है, आमने सामने फेस करके जुड़ गए, पर ये क्या हो गया? ये हो गया इनका साइडवेज ओवरलैपिंग है, ठीक है, ये साइडवेज ओवरलैपिंग है। तो आज हमें जो ओवरलैप देखना है वो कैसा देखना है अपने पास? साइडवेज। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर अपने पास ये पेन है तो ये पेन का ये साइड वाला हिस्सा है, ठीक है, साइडवेज। दूसरा पेन भी आकर के इससे साइड से जुड़ेगा, और अगर ये इस तरीके से जुड़ते तो ये क्या हो जाते हैं अपने पास? एंड टू एंड ओवरलैप, मतलब सिग्मा बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड, तो यहां पर हमें लिखना चाहिए कि दिस टाइप ऑफ बॉन्ड is formed by sideways overlapping। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग यहां पर? दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स when overlapped in a direction perpendicular to इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने अभी यहां पर लिखी, कि जो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही है वो कैसी डायरेक्शन में हो मेरे पास? परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मैंने आपको बताया था कि इमेजिनरी लाइन हम लोग यहां पर मान करके चलेंगे जो कि अपने पास न्यूक्लियस को जोड़ रही होंगी या न्यूक्लाई को जोड़ रही होंगी। तो आप कह रहे हो कि जो ऑर्बिटल है ना, जब ऑर्बिटल ओवरलैप होने आए, तो जब ऑर्बिटल ओवरलैप होने आए तो वो कुछ इस डायरेक्शन में आए कि वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के कैसी हो? परपेंडिकुलर हो। अब आप लोग इस बात को समझना, मैं यहां पर अभी मैं ये नहीं लिखूंगा किस किस तरीके का ओवरलैप हमें पढ़ना है, मैं वहीं से शुरुआत करता हूं जहां से आप लोगों को सिग्मा पढ़ाया है। देखो, अगर s और s ऑर्बिटल्स आएंगे ओवरलैप के लिए तो आपको भी पता है s और s में साइडवेज नहीं होती, क्योंकि एक स्फीयर अगर दूसरे स्फीयर से जुड़ेगा तो ना वहां कोई साइड है ना वहां कोई हेड ऑन है, वहां पे एक ही तरीके का ओवरलैप पॉसिबल है। तो मैं s और s के केस को तो हटा देता हूं। आज हम लोगों को जो ओवरलैपिंग पढ़नी है वो पढ़ेंगे हम लोग PP या फिर s और p। ठीक है, कौन कौन सी पढ़ेंगे? PP ओवरलैपिंग और या फिर SP ओवरलैपिंग। लेकिन SP में भी बहुत खास बात है। चलो SP ओवरलैपिंग को समझना मेरे पास, ठीक है, SS नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, सबसे पहले कौन सी पढ़ा रहा हूं? SP ओवरलैपिंग पढ़ा रहा हूं। जरा SP पर ध्यान देना कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग जो भी p ऑर्बिटल लेकर के आएंगे और जो s ऑर्बिटल लेकर के आएंगे, इन दोनों को जोड़ना है। ये आपके पास p ऑर्बिटल की शेप हो गई। अब इसकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी होगी? ये, तो ये अपने पास क्या आ गया? ये अपने पास आ गया इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर लेकर के आना है, ये आपके पास शर्त है। अब जब आप S वाली लेकर के आओगे और अगर S वाले को इसके साइड से जोड़ते हो तो आपको भी पता है आपको इस हिसाब से जोड़ना है कि वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ही जुड़े या उसके परपेंडिकुलर ही जुड़े। तो ये इसकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पास कर रही है, S की और P की। लेकिन ये जो ओवरलैप है ना, इस ओवरलैप ने ऑर्बिटल्स ने एक दूसरे को जस्ट टच किया है, ओवरलैप थोड़ी कर पाया। क्या यहां पर ओवरलैप हुआ? यहां पर ओवरलैप हुआ ही नहीं। तो नो ओवरलैप अकर्ड, कोई ओवरलैप नहीं हुआ। क्या हुआ? जस्ट एक मेरे पास एक कांटेक्ट था, कांटेक्ट होकर के छूट गया। क्या इसको बॉन्ड कहेंगे? नहीं। इसका मतलब है SP ओवरलैप से पाई बॉन्ड नहीं बन सकता है, ध्यान रहे। PP में भी देखेंगे कौन कौन सा PP। तो देयरफॉर SP ओवरलैप कैन नॉट फॉर्म। कौन सा बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता है? ये पाई बॉन्ड। तो भाई पहला कंडीशन तो आपका कैंसिल हो गया, SP ओवरलैप पे तो नहीं चलेगा। अब PP ओवरलैप पे भी जाएंगे तो PP में भी PX भी है, PY भी है, PZ भी है, तो वहां भी देखेंगे जरा जोड़ना है तो किस तरीके से जोड़ना है। तो ओवरलैप जो हो रहा है आपके पास, यहां पे जो ओवरलैप है S और P का, ये कौन सा बॉन्ड नहीं बना सकता है अपने पास? पाई बॉन्ड नहीं बना सकता है। ये बात आई आप लोगों को समझ में जो यहां पर पढ़ाई गई है? ठीक है, लिख दो पहले आप लोग, ये वाला पार्ट लिख दो इसमें। PP ओवरलैपिंग में अब यहां पे जरा बात पे ध्यान देना। PP ओवरलैपिंग में आपको जो चीज बताने जा रहा हूं, मेरे पास P में ना अब जो ऑर्बिटल है, भले ऑर्बिटल का जो शेप है आपकी P का वो कैसा होता है? डंबल। बट ये जो डंबल शेप है ये 3 एक्सिस के अलोंग बनती है, X भी बनेगा, Y भी बनेगा, Z भी बनेगा।
हमारे पास जो एक्स वाई जेड है वो मैंने आपको बताया था कि एक्स वाई जेड जो आपके पास एक्सेस है वो कैसे काम कर रही है। जिसको नहीं याद है मैं फिर से बता देता हूं। वैसे तो हम लोग इस एक्सिस को क्या लेते थे, एक्स, पर यहां पर इसको क्या माना हुआ होता है, जेड, और इसको क्या ले रखा होता था, एक्स। तो ये वाली एक्सिस कौन सी बनेगी फिर, मतलब जो बाहर की तरफ निकल रही है। ठीक है, जैसे मेरा ये जो लेफ्ट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड अगर आपकी जेड एक्सिस है, तो ये जो ऊपर वाला हाथ है ये कौन सी एक्सिस हो गई फिर, एक्स। अब जो ये वाला हाथ है अगर मैं इसे आपकी तरफ पॉइंट करूं तो ये क्या हो गया, वाई। और ऐसी अगर ये हाथ में यहीं से पीछे की तरफ ले जाता ना, अगर पीछे की तरफ पॉइंट करता तो वो माइनस वाई हो जाता। ठीक है, जहां पे वाई है वहां पर एक एक्सिस और रही होगी, जो कि कौन सी रही होगी, माइनस वाई। ठीक है, वाई नेगेटिव, वैसे एक्स एक्स नेगेटिव, जेड जेड नेगेटिव। तो ये अपने पास यहां पर थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन में चेंज है। अब आप जब फिजिक्स में भी पढ़ते होंगे, फिजिक्स में भी जब आपको प्लेन पढ़ाया होगा तो आपको भी ध्यान हो, उसमें एक्स नहीं मानते थे इसको, वहां पर भी क्या माना हुआ था, तो इसको जेड ही मान करके कराया हुआ होता है। ठीक है, तो अब यहां पे जो पी है, पी में कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं टोटल, पी में 3 ऑर्बिटल्स हैं। ये 3 ऑर्बिटल्स कौन कौन सी हैं, पी जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड, मतलब ओवरलैप तो होगा। ठीक है, किस किस का ओवरलैप होगा, पी एक्स पी वाई पी जेड का। पर मेरे को ये भी तो देखना पड़ेगा, पी एक्स ओवरलैप है, पी वाई है, पी जेड है, या पी एक्स पी जेड है। इस तरीके से कई सारे केस बन रहे हैं। लेकिन अपने पास इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने क्या लिखी थी, हमने लिखा था जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर आपके पास ओवरलैप होना चाहिए। जो ओवरलैप है ऑर्बिटल्स का वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के कैसा हो, परपेंडिकुलर हो। तो पहले आप लोग यहां पे जिस बात पे ध्यान देना वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, कौन सा, पी एक्स वाला। ठीक है, पहले आप लोग कौन सा देखो यहां पर, पी एक्स। ये कौन सी ऑर्बिटल मानी जाएगी बताओ, क्या लेना चाहिए मेरे को इसको, पी एक्स। ये आपके पास पी एक्स हो गया। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहां से निकालूंगा, बिल्कुल इसके बीच से। ठीक है, मतलब ये जो बिल्कुल सीधी लाइन है, अगर सीधी लाइन है आपके पास तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गई। तो इसके ऊपर बन रहे हैं, एक लोब ऊपर बन गया, एक यहां से नीचे बन गया। अगर मैं कहूं इसके साथ मैं एक ऐसी एक्सिस जोड़ रहा हूं जो कि पी वाई है, कौन सी है आपके पास, पी वाई। तो अब इस बात पे आप ध्यान देना, पी एक्स और पी वाई। पता है प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि जो पी एक्स है, ये जो पी एक्स है, इसमें एक लोब अबव द प्लेन है और एक लोब आपका बिलो द प्लेन है। इसके साथ ओवरलैप होने को पता है कौन सी ऑर्बिटल आ रही है, जो कि आपके या मेरे से जो एक्सिस दूर जा रही है उसका एक लोब ऐसे है और एक लोब ऐसे है, इस तरीके से है वो। बिल्कुल, एक तो ऐसे रखी हुई है और एक ऐसे रखी हुई है। यहां पे कभी भी साइडवेज ओवरलैप नहीं हो पाएगा। हो सकता है क्या, जैसे अगर मैं 2 पेन की बात करूं, ठीक है, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले लेना, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो ये आपकी पी एक्स हो गई। ठीक है, और पीजेड ऐसे है, पीजेड तो ऐसे है, पीजेड को भी हटा देते हैं, तो पीवाई पता है ऐसे रखी हुई है। अब साइडवेज ओवरलैपिंग इसको कहते हैं। अब ये ऐसे आएंगे, क्योंकि मुझे ये भी ध्यान रखना है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, तो ठीक है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये लाइन के साथ इधर भी 90 डिग्री बना और इधर भी 90। पर जब ये जुड़े, तो ये जब जुड़ेंगे तो क्या कोई ओवरलैप हुआ क्या, साइडवेज ओवरलैप, नहीं, ये साइडवेज ओवरलैपिंग नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि पी एक्स और पी वाई क्या नहीं कर सकते हैं, अपने पास पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। तो नो पाई बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय पी एक्स एंड पी वाई ओवरलैपिंग। तो पहले तो मैं आपके माइंड में वही क्लैरिटी यहां पर लेकर के आ रहा हूं कि भाई कहां पर बॉन्ड फॉर्म नहीं हो सकता है। सिर्फ ओवरलैप नहीं देखना है कि ओवरलैप कराना है, बस अपने पास ओवरलैप रट के चले गए, उससे खत्म कर दे, नहीं। आप समझो, ऑर्बिटल्स के पास डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, तो आपको उसको भी अपने माइंड में रखना है। पी एक्स और पी वाई अगर जुड़ने हैं तो पी एक्स और पी वाई कैसे भी करके पाई बॉन्ड नहीं बना सकता है, मतलब साइडवेज ओवरलैप नहीं कर सकता है। वो तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग परपेंडिकुलर लिया तब हमें पता चला। लिख दो आप लोग, इसको लिख दो। ठीक है, अगर z एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिया जाए तो फिर px और जो py है मेरे पास वो क्या फॉर्म करती हुई नहीं दिख रही है आपको, पाई बॉन्ड फॉर्म करते हुए नहीं दिख रहे, क्योंकि ओवरलैप पॉसिबल नहीं है। चलो यहां पर देखो, यहां पे ध्यान दो अभी आप लोग, ये मेरे पास जो ओवरलैप होगा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पहले यहां पर बना दें क्या, पहले यहां पर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये मेरे पास एक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आ गई और मैंने 2 पी ऑर्बिटल्स ले रखी हैं। कौन सी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आपके पास, यहां पर भी z, आपने z को ही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना है यहां पर भी।
बिल्कुल, देखो एक फिक्स कर दी जाती है, नहीं तो फिर पता है क्या प्रॉब्लम है, अब आप कभी z ले रहे हो, कभी y ले रहे हो, कभी x, ऐसे नहीं होगा। कोई एक ले लो, तो मैंने z ले ली, बुक्स में भी z के हिसाब से करा हुआ होता है, मैं भी आपको z के हिसाब से करा रहा हूं, वैसे ही चलेंगे। अब आप इन दोनों को अगर जोड़ोगे ना साइडवेज, अब ओवरलैप पॉसिबल है। ठीक है, अब यहां पे जो ओवरलैप है वो कैसे पॉसिबल है, अगर आप इनको देखो तो ये पहला वाला बनेगा मेरे पास, ठीक है, और दूसरा वाला भी साइड से जो इसका लोब है वो पहले वाले का अपर लोब और लोअर लोब दोनों एक दूसरे के साथ आपको ओवरलैप करते हुए दिख जाएंगे। ये आ गया इनका वो कॉमन रीजन जो इन्होंने ओवरलैपिंग के थ्रू शेयर करा। अगर आप देखोगे तो ऑर्बिटल जो रीजन है वो तो अच्छा खासा है, 100% है, पर शायद कोई 15 से 20% का ही ऐसा रीजन है जो ओवरलैप हो पाया, 15 से 20%। तो इसलिए पाई बॉन्ड ना बहुत वीक होता है। सिग्मा तो पूरा एंड टू एंड जुड़ता है अच्छे से, अब ये अपने पास जब जुड़ा तो ये बहुत वीक नेचर का बॉन्ड है, क्योंकि ओवरलैप जो हो रहा है ना वो बहुत लिमिटेड या बहुत छोटे से पोर्शन पे हो रहा है। तो ध्यान रहे, इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, मैं यहां पर अब बनाने जा रहा हूं इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे ध्यान देना। इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसा बनता है, देखो बात नहीं, यहां पे देखो, एक बनाएंगे हम लोग अबव द प्लेन और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड हम लोग बनाएंगे यहां पर बिलो द प्लेन। ठीक है, सिमेट्रिकल है बिल्कुल, जितना बड़ा ऊपर वाला है उतना ही बड़ा नीचे वाला भी रहेगा। तो एक अबव द प्लेन बनेगा और एक मेरे पास कहां पर बनेगा, बिलो द प्लेन। ये हो गई मेरे पास फाइनल इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जब आपके पास साइडवेज ओवरलैपिंग हुई पीएक्स में और ये पीएक्स और पीएक्स में जेड एक्सिस के अलोंग, तो फाइनल इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ ऐसा निकल करके आया। ठीक है, प्लेट देखिए आप लोगों ने, प्लेट को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग जिसमें चाय पीते हैं, सॉसर। क्या कहते हैं हम लोग इसको, सॉसर। तो ये दो सॉसर्स हैं, एक सॉसर ऊपर नीचे, ठीक है, एक ऊपर है एक नीचे है, एक अबव द प्लेन है एक बिलो द प्लेन है। ये आपकी एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि किस तरीके का बॉन्ड यहां पर फॉर्म होता है, तो उन्होंने लिखा हुआ है सॉसर टाइप। यहां पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कैसा है अपने पास, सॉसर टाइप है, सॉसर प्लेट, ये कह रहा हूं मैं सॉसर टाइप, ये एनसीईआरटी की लाइन है इसलिए यहां पर बता रहा हूं। तो ये है अपना फाइनल इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो कि पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन पर बनता है। देखो यहां पे पाई बॉन्ड को कुछ इस तरीके से भी दिखाया जाता है कि जो दोनों ऑर्बिटल्स हैं, इन दोनों ऑर्बिटल्स पे ना हम लोग इस तरीके से सेंटर ब्रेक लाइन बनाते हैं, ये डॉटेड लाइंस यहां पे बनी हुई होती हैं। जब भी आपके पास कभी ऐसे डॉटेड लाइंस आप बनी हुई देखो, तो इन डॉटेड लाइंस का मीनिंग समझ जाना कि ये कैसे ओवरलैप की बात कर रहे हैं अपने पास, साइडवेज ओवरलैप की। तो साइडवेज ओवरलैप, या फिर मैं कह दूं कि पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए बात कर रहे हैं, तो ये आपका पाई बॉन्ड है, इसको बना दो जल्दी से। अब एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहला जो हम लोगों ने ओवरलैप लिया, मेरे को बताओ ये कौन कौन सा ओवरलैप हो गया, पीएक्स। ठीक है, ये कैसा ओवरलैप था मेरे पास, पीएक्स पीएक्स ओवरलैप। एक और ओवरलैप है जो पॉसिबल है जिसके कारण पाई बॉन्ड बन सकता है, और वो कौन सा रहेगा आपके पास, पी वाई और पी वाई। ठीक है, अगर पी वाई के साथ कौन आकर के साइडवेज ओवरलैपिंग करे, खुद पी वाई, तो ये जो पी वाई ओवरलैप है ये भी क्या बनाता हुआ दिखाएगा आपको, ये भी आपको यहां पर पाई बॉन्ड जो है या साइडवेज ओवरलैपिंग करता हुआ दिख जाएगा, बिल्कुल। तो खुशबू कहते हैं, कर दो कोई नहीं, उसको बंद कर दो, उसका बटन ऑफ कर दो, नीचे नीचे को करना है बस, ठीक है। ठीक है, अपने पास यहां पर ध्यान दो, आपके पास अगर पीवाई ओवरलैपिंग होती है तो पीवाई ओवरलैपिंग से भी क्या बन सकता है, पाई बॉन्ड बन सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अब ये जब दो ऑर्बिटल्स एक दूसरे से चिपकेंगे तो ये वाई एक्सिस के अलोंग चिपक रहे होंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से देखो बन गया या नहीं बन गया यहां पर। तो ये मेरे पास फिर से क्या बन करके आ गया अपने पास, एक पाई बॉन्ड, जो कि कैसी ओवरलैपिंग से हुआ है, पीवाई ओवरलैप। ठीक है, पीवाई ओवरलैप, पीवाई ओवरलैप का मतलब है अगर आपके पास इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये है, तो ये है आपका पहला पेन जो इधर रखा हुआ है, दूसरा पेन भी ऐसे ही रखा जाएगा, तो वो दोनों भी तो चिपकाए जा सकते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग में फिर तो। देखो अगला टॉपिक पे आ जाते हैं आप लोगों का, टॉपिक में कहूं या जितना भी तक हम लोग पढ़ के आए उसका एक कंक्लूजन देखते हैं। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड हमारे पास फिनिश हो गया है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की अगर स्ट्रेंथ का कंपैरिजन किया जाए तो आप लोग जरा स्ट्रेंथ को समझना। सिग्मा बॉन्डिंग पे जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी खासी होती है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड कैसे बन रहा है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग से। तो जो सिग्मा बॉन्ड है ना,
ये कैसे बन रहा था बताओ? फॉर्म्ड बाय एंड टू एंड ओवरलैपिंग। ठीक है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी जो दो चीजें जुड़ेंगी वो हेड ऑन हेड जुड़ रही हैं, तो वहां पर जो बॉन्डिंग है ना, उनका अगर मैं कहूं जो एक्सटेंट ऑफ बॉन्डिंग है, वहां पर एक्सटेंट ऑफ बॉन्डिंग अच्छा है, एक लार्जर एक्सटेंट है, क्योंकि काफी ज्यादा कॉमन रीजन ऐसा होगा जो एक दूसरे के साथ वो शेयर कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहां पे जो बॉन्डिंग है वो कैसी है मेरे पास? इज अप टू अ लार्जर एक्सटेंट। ठीक है, काफी हद तक यहां पर आपको बॉन्डिंग जो है वो देखने को मिलेगी, या मैं कहूं ओवरलैप जो था, यह अपने पास एंड टू एंड जो ओवरलैपिंग थी उसका एक एक्सटेंट लार्ज होता है। तो बॉन्डिंग और ओवरलैप इज अप टू अ लार्जर एक्सटेंट, तो देयरफॉर सिग्मा बॉन्ड कैसा हो गया मेरे पास? ये अपने पास स्ट्रॉन्ग इन नेचर होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इन नेचर होने के पीछे एक रीजन और भी है, और वो ये है, देखो बातें नहीं, स्ट्रॉन्ग इन नेचर, स्ट्रॉन्ग नेचर का क्यों कह रहे हैं? जैसे आपने कोई दो चीजें एंड टू एंड जोड़ी, ठीक है, अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, देखो मैं रोटेट कर रहा हूं लेकिन आपका बॉन्ड नहीं टूटेगा, तो मैं इसको इसी के एक्सिस के अलॉन्ग क्या कर सकता हूं, यहां पर रोटेट कर सकता हूं, तो एक्सिस के अलॉन्ग रोटेशन पॉसिबल है। ठीक है, जब ये चिपके हुए, अभी तो चिपका रखे हैं मैंने, ये फ्यूज हो रखे होते हैं एक दूसरे में, बिल्कुल ऐसे जड़े हुए होते हैं, लेकिन ये है आपका साइडवेज ओवरलैपिंग, जहां मैंने रोटेट करा थोड़ा सा भी तुरंत आपका बॉन्ड टूट जाएगा, हल्के से रोटेशन पर भी क्या हो सकता है, यहाँ पे बॉन्ड टूट सकता है, जैसे हम लोग इतना सा भी रोटेट कर रहे हैं, जबकि यहां पर आप अच्छा खासा रोटेट कर सकते हो, आप दोनों को घुमाओ, किसी एक को घुमाओ, बॉन्ड नहीं टूटेगा। तो इसीलिए जो सिग्मा बॉन्डिंग है वो कैसी है? स्ट्रॉन्ग नेचर की है। और जो पाई बॉन्ड है मेरे पास, ये कैसे फॉर्म हुआ था? ये साइडवेज ओवरलैपिंग से हुआ। कैसे हुआ मेरे पास फॉर्म? ये साइडवेज ओवरलैपिंग से हुआ। तो यहां पे जो ओवरलैप है ना, वो बहुत कम हद तक ही पॉसिबल था। उन्होंने रीजन तो शेयर करा, बहुत ही छोटा सा, बट बहुत ही छोटा सा कॉमन रीजन शेयर करा। तो ओवरलैप was up to a very smaller extent। ठीक है, या मैं लिख सकता हूं दे shared a very less denser common इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, ऑर्बिटल्स में अगर शेयरिंग हो रही है तो ऑर्बिटल्स का जो ओवरलैप होता है वो क्या कर रहा है अपने पास? वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को शेयर कर रहा है, तो वो बहुत ही कम हद तक ही शेयर कर पाता है, तो इसीलिए अपने पास जो पाई बॉन्ड है वो कैसा होता है नेचर में? वीक है बहुत। ठीक है, तो इसका जो नेचर है वो कैसा है मेरे पास? वो वीक है, इट इज वीक इन नेचर। तो ये है आपका सिग्मा बॉन्डेड पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट। तो आज तो अभी से इतना ही कर रहे हैं, कल मैं आपको इसमें मेनली जो चीज कराऊंगा वो रहेगी अपने पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव ओवरलैप, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, पहले आप लोग इसको नोट करो। तो अभी हमारे पास इसी के साथ जो भी हम लोगों ने पाई बॉन्ड खत्म करा है, अब जरा आ जाते हैं पाई बॉन्ड से निकलने वाले कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन पे, जहां पे अभी जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट है वो किसका रहा अपने पास? ऑर्बिटल ओवरलैप का। ठीक है, ऑर्बिटल ओवरलैप को आप लोग समझना, ओवरलैपिंग जो यहाँ पर चल रही है, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट है, बताओ ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट कैसा कॉन्सेप्ट है मेरे पास? ऑर्बिटल्स का मतलब है कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन एज अ क्लाउड, वेव की। यहाँ पे बात हो रही है इलेक्ट्रॉन एज अ वेव की, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को किसकी तरह ट्रीट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर? वेव की तरह। तो आपने कहा ऑर्बिटल ओवरलैप करेगी, ऑर्बिटल ओवरलैप करने का मतलब है कि वहां पे जो इलेक्ट्रॉन है, या मैं कहूं ऑर्बिटल्स की डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, तो अगर आप किसी भी वेव को देखोगे तो वेव जब एक दूसरे के साथ मिलती है ना, तो दो चीजें होती है, जब वेव का सुपर पोजिशन होता है एक दूसरे के ऊपर, तो या तो वो अपने पास फेज इन हो जाएंगी या फिर फेज आउट हो जाएंगी। ठीक है, फेज इन और फेज आउट, तो उससे बनते हैं मेरे पास नेगेटिव ओवरलैप और पॉजिटिव ओवरलैप। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बात पे ध्यान दें। जैसे मैंने आपको कहा कि आपकी ये पहली वेव आई, ठीक है, एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझा रहा हूं, ये आपकी पहली वेव आई जो कि क्या बना रही है? आपके पास क्रेस्ट बना रही है और ट्रो बना रही है। क्रेस्ट होते हैं जो पीक्स बन रहे हैं और जो डिप्स बन रहे हैं, तो क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पर अपने पास? ट्रो।
क्रेस्ट हो गए, ट्रो हो गए। अब मैं इसी के साथ ना जो अगली वेव है देखो उस पे भी पहले क्रेस्ट बना रहा हूं, फिर ट्रो बना रहा हूं, फिर क्रेस्ट बना रहा हूं, ट्रो बना रहा हूं, क्रेस्ट बनाया, ट्रो बनाया। तो जिस वक्त पर जिस टाइम पीरियड पर पहली वाली का क्रेस्ट आया तो अगली वाली का भी क्या आया, क्रेस्ट। फिर अगर पहली वाली का ट्रो आया तो अगली का भी ट्रो आया, फिर क्रेस्ट आया तो क्रेस्ट आया, ट्रो आया, ट्रो आया, क्रेस्ट आया तो यहाँ पे क्रेस्ट आया। ठीक है, इस बात को यहाँ पर समझना जो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूं। तो ये जो दोनों वेव्स है ना, ये दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ जब जुड़ेंगी तो ये जब सुपर इंपोज होंगी एक दूसरे पे, ये फेजिंग कहते हैं इसको, और इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या कहते हैं हम लोग इस चीज को अपने पास, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर एक फाइनल वेव बनाई जाए जो कि इसके फाइनल एम्पलीट्यूड को जोड़ेगी, पहले का क्रेस्ट आया तो अगले का भी क्रेस्ट आया ना, तो पता है इसका जो एम्पलीट्यूड है वो पहले से ज्यादा होगा, और कौन सी डायरेक्शन में दिखाएंगे, ऊपर वाली में। ठीक है, इस तरीके से क्रेस्ट जो है, क्रेस्ट पे जो एम्पलीट्यूड है वो फाइनल वेव पे ज्यादा है, और वैसे ही ट्रो पे जो एम्पलीट्यूड है फाइनल वेव पे वो ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि ये सेम फेज में जुड़ रहे हैं। सेम फेज में जुड़ने का मतलब है अगर पहले 1 सेकंड में क्रेस्ट आ रहा है तो अगले वाले का भी पहले 1 सेकंड में क्या आ रहा है, क्रेस्ट। तो इस तरीके का ओवरलैप को कैसा ओवरलैप कहते हैं हम लोग, अगर ऐसा ओवरलैप बन रहा होगा तो कैसा ओवरलैप बोला जाएगा, ये पॉजिटिव ओवरलैप। कैसा ओवरलैप है मेरे पास, ये पॉजिटिव ओवरलैप। एंड पॉजिटिव ओवरलैप का एक और नाम होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या कहते हैं हम लोग इसको, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये आपका पहली वाली ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है, ये दूसरी वाली ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है, या वेव को आप समझना। तो ये मेरे पास अगर सेम फेज में जुड़ेंगे तो कैसा ओवरलैप बनाएंगे, आपके पास पॉजिटिव ओवरलैप। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं अपने पास, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। तो आज आपको वही पढ़ाया जाएगा कि पॉजिटिव ओवरलैप और नेगेटिव ओवरलैप कैसे बनते हैं। देखो इनको ना साइन से डिनोट कर रहे हैं हम लोग। साइन से कैसे डिनोट कर रहे हैं, देखो यहाँ पे जो आपका क्रेस्ट बना, एक बहुत सिंपल सी चीज है, इसमें कोई ज्यादा मुझे लगता नहीं कंफ्यूजन होना चाहिए। ये आपका जो एम्पलीट्यूड बन रहा है, यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड बन रहा है वो कौन से एक्सिस पर बन रहा है, प्लस वाई एक्सिस पर। तो नीचे वाले का भी जो एम्पलीट्यूड है क्रेस्ट का वो भी कहां पर बन रहा है, प्लस वाई एक्सिस पर। तो ये ना जुड़ रहे हैं अल्टीमेटली, पहले वाले का पॉजिटिव आ रहा है तो अगले वाले का भी पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, एम्पलीट्यूड जुड़ते हुए। तो देखो जो पॉजिटिव ओवरलैप है, पॉजिटिव ओवरलैप में सबसे पहली कंडीशन आपको क्या दे रखी इन्होंने, कि जब मैंने पीजेड और पीजेड जोड़ी तो जो पीजेड के लोब्स जुड़े वो कौन से फेज में जुड़े, पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव का मतलब है कौन सा इंटरफेरेंस शो करा उन्होंने, कंस्ट्रक्टिव। तो ये दोनों जब जुड़ रहे हैं ना, ये सेम फेज में जुड़ रहे हैं। पहले वाले का क्रेस्ट आया होगा तो अगले का भी क्रेस्ट आया होगा, या अगर पहले का ट्रो आया होगा तो अगले का भी ट्रो आया होगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर एस के साथ पीजेड जोड़ रखी है, ये भी सेम फेज में पॉजिटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप है, ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप है। अब आ जाते हैं नेगेटिव ओवरलैप। नेगेटिव ओवरलैप का मतलब है फेज आउट हो जाएंगे। फेज आउट का मतलब है अगर पहले का क्रेस्ट आया तो अगले का क्या आ गया होगा वहां पर अपने पास। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, देखो वहां पे ना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। कैसे होती है देखो, समझो। ट्रो बोलते हैं, ट्रो, TROUGH, ट्रो। ठीक है, ट्रो। यहां पे ध्यान देना, डिस्ट्रक्टिव पे ध्यान देना, मैं आपके सामने वेव बना रहा हूं। ये पहली वाली वेव आई, अब इसके साथ जो दूसरी वेव में नीचे बनाऊंगा, देखो दूसरी वेव पर यहां पे पहले क्या बनाएंगे आप, ट्रो। क्या बनाए हमने यहाँ पर अपने पास, ट्रो। तो ऊपर वाली वेव देखो और नीचे वाली वेव देखो, उसका क्रेस्ट बिल्कुल इसका क्रेस्ट आया तो इसका क्या आ गया, ट्रो। फिर अगले का ट्रो आया तो इसका क्या आ गया, क्रेस्ट। क्रेस्ट आया तो क्या आ गया, ट्रो। तो ये जो वेव्स है ना, अगर इनको मैं सेम टाइम पीरियड के लिए स्टडी करूं तो ये फेजिंग में नहीं है, ये किसमें मेरे पास, फेज आउट। ठीक है, पर देखो मेरे को बताना एम्पलीट्यूड किस पे ज्यादा था, क्रेस्ट पे ज्यादा एम्पलीट्यूड है या ट्रो पे ज्यादा एम्पलीट्यूड है, क्रेस्ट पे। अरे क्रेस्ट पे ज्यादा है, कैसी बातें कर रहे हो, क्रेस्ट जो है, क्रेस्ट की पीक ज्यादा है या ट्रो का टिप ज्यादा है, क्रेस्ट क्रेस्ट का पीक ज्यादा है, ट्रो का टिप कम है। तो मेरे पास जो फाइनल वेव बनेगी ना, मैं यहाँ पर इसकी फाइनल वेव बना रहा हूँ इधर। जब मैं यहाँ से फाइनल वेव बनाऊंगा तो पहले बनेगा क्रेस्ट ही, पर उस क्रेस्ट की जो पीक है ना वो पहले जितनी नहीं रहेगी, वो बस थोड़ा सा उठेगा, कुछ इस तरीके से अंदर से। तो ठीक है, क्या करना है उसको थोड़ा सा उठेगा। ये देख रहे हो,
जब ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े तो बना तो क्रेस्ट ही, पर क्रेस्ट की जो पीक है वो कम करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव था तो इसमें से नेगेटिव एम्पलीट्यूड जा रहा है। ये प्लस y एक्सिस का एम्पलीट्यूड है, ये माइनस y एक्सिस का एम्पलीट्यूड है। अगर ये वैल्यू 4 रही होगी तो क्या पता है 2 पर माइनस में, तो +4 -2 आंसर कितना आएगा प्लस का 2। और ऑब्वियसली बात है ना, +4 वाला किसमें बदल गया +2 में, तो बनेगा तो क्रेस्ट ही पर कम पीक के साथ। तो ये कैसा ओवरलैप होता है, इसको कहते हैं नेगेटिव ओवरलैप। तो नेगेटिव ओवरलैप में जो आपके पास मैं कहूं बॉन्ड का नेचर है ना, बॉन्ड का नेचर बिल्कुल मिनिमल होता है। ये आपको ये बता रहा है कि इस समय कम से कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला रीजन आपके पास ओवरलैप होगा या कम से कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिजल्ट करेगी। और अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है या पॉजिटिव ओवरलैप हुआ है तो उससे कैसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिजल्ट करेगी, मेरे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी उस वक्त अपने पास पॉसिबल है। तो ये क्या हो गया, ये कैसा इंटरफेरेंस कहते हैं इसको हम लोग, ये आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो ये मेरे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए वेव है, और वैसे ये भी मैंने किसके लिए बनाई थी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए वेव बनाई थी। ये आपके पास आएगा, अभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ेंगे इसको, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के नाम से दोबारा आएगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे को पॉजिटिव नेगेटिव ओवरलैप समझाना होता है, तो ये चीज आपको भी यहाँ पे समझानी पड़ेगी। तो मेरे को बताना जो चीज मैंने आपको बताई वो समझ आई या नहीं है, ठीक है। आगे क्रेस्ट और ट्रो वाला अभी नहीं भी आया कोई बात नहीं, अभी इसको दोबारा पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। बस इतना समझो कि पहले का क्रेस्ट आ रहा है तो अगले का ट्रो आ रहा है, ठीक है। इतनी सी यहाँ पर सिंपल चीज है। जब वेव भी बनती है ना, साउंड वेव भी बनती है, साउंड वेव आप देखना हमेशा इस तरीके से ही बनती है। तो पहले का पीक और अगले का भी पीक जुड़े, या पहले का डिप और अगले का डिप जुड़े सेम टाइम पे सेम फ्रेम पे, इसको कंस्ट्रक्टिव कहते हैं, मतलब जोड़ करके बनाना चाह रहे हैं। डिस्ट्रक्टिव मतलब है कि वो एम्पलीट्यूड्स को कैंसिल आउट करने पे फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड की बात हो रही है वो इलेक्ट्रॉन वेव एम्पलीट्यूड की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन ऐसा वेव, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स की। तो नेगेटिव ओवरलैप के केसेस देखे आपने, पहले वाला पॉजिटिव आया तो अगला नेगेटिव आ गया, ये फेज आउट हो गए। मतलब यहाँ पे यही होगा कि अगर आप बेस से समझना चाहो तो क्रेस्ट आई तो ट्रो आई, ठीक है। यहाँ पे देखो पहले का नेगेटिव आया, अगले का पॉजिटिव आया, फिर पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव है, ये py वाली हो गई। ये कौन सी ऑर्बिटल है मेरे पास यहाँ पर, py py, ये दोनों कौन सी है मेरे पास, px px, ठीक है। और दूसरा क्या दे रखा है आपको, जीरो ओवरलैप। जीरो ओवरलैप वैसे हमारे पास हो गया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि s को कभी नहीं जोड़ते हैं किसके साथ, px के साथ। s और px जीरो ओवरलैप शो करते हैं, और वैसे px और py भी क्या शो करते हैं, जीरो ओवरलैप। ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड कभी भी कोई अपने पास कॉमन रीजन शेयर ही नहीं कर पाएंगे। तो लिख दो आप लोग इस चीज को। मैं एक बार फिर से मीनिंग समझा देता हूं, पॉजिटिव ओवरलैप एंड नेगेटिव ओवरलैप। एक बार फिर से बात समझो। आपके पास जो लोब्स होते हैं ना, यहाँ पे आप लोब समझना, जैसे मेरा ये हाथ है तो एक लोब इस हाथ के ऊपर है, एक लोब इस हाथ के नीचे है, ठीक है। तो आपने बोला कि मैं ऐसी दो ऑर्बिटल जोड़ूंगा, तो अब बगल वाले का लोब और नीचे वाले का लोब तो जुड़ गया, पर ये लोब क्या है, ये लोब्स आपके पास ऑर्बिटल रीजन है जो शेयर हो रहे हैं, ठीक है। और ऑर्बिटल्स किस चीज को बताते हैं, ऑर्बिटल्स बताते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। अब आपका इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी तो है नहीं, वो तो मूव कर रहा है, तो हो सकता है कि जो वहां पर इलेक्ट्रॉन की वेव फंक्शन है, इलेक्ट्रॉन के जो दोनों तरफ जो वेव फंक्शन है वो जरूरी थोड़ी सिमिलर ही बने, ठीक है। जो दोनों लोब्स आपके पास एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, उनके वेव फंक्शन जरूरी नहीं कि सिमिलर हो, क्या पता सेम फेज के हो, क्या पता डिफरेंट फेज को, या ऐसे समझना, ठीक है। एक और तरीके से समझाता हूं, वैसे ऐसा होता नहीं है, ऐसे समझना कि जब पहले वाले का इलेक्ट्रॉन ऊपर है तो दूसरे वाले का नीचे, और जब पहले वाले का नीचे आ रहा तो दूसरे वाले का ऊपर चला जा रहा, तो ऑर्बिटल का शेयर होकर कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फेज आउट हो गया। जब यहाँ पे ऊपर है पहले लोब में तो अगले में नीचे, और जब यहाँ नीचे आ रहा तो यहाँ ऊपर आ जाएगा, तो ये नेगेटिव ओवरलैप है। और अगर वो सेम टाइम पे एक साथ ही मूव करते हैं इस तरीके से लोब में, तो ये क्या रहता है अपने पास, ये रहता है पॉजिटिव ओवरलैप। बट यहाँ पे बात वेव्स की हो रही है, मैंने एक पार्टिकल का जस्ट आपको एक एग्जांपल दिया है माइंड में क्लैरिटी लाने के लिए कि व्हाट डू मीन बाय नेगेटिव ओवरलैप। आगे आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। लेकिन क्यों देखो स्कूल में एग्जामिनेशन में कई बार आपको लिखने को दे दिया जाएगा सिग्मा और पाई बॉन्ड में डिफरेंस, लेकिन अगर मैं आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की बात करूं तो कल हम लोगों ने थोड़ा बहुत ओवरव्यू देख लिया था इसके बारे में, सिग्मा और पाई पे। देखो जो सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड कैसे बन रहा था, एंड टू एंड ओवरलैपिंग से, तो आपको भी पता है कि जो इसकी स्ट्रेंथ है वो कैसी है, अच्छी खासी होगी, एक स्ट्रांग बॉन्ड है। जबकि पाई बॉन्ड कैसे बनता है मेरे पास, साइडवेज ओवरलैपिंग है ना, और साइडवेज ओवरलैपिंग से बन रहा है तो कैसा बॉन्ड रहता है ये अपने पास, वीक बॉन्ड रहता है। अच्छा सिग्मा बॉन्ड को जो हम लोग फॉर्म करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड में कौन-कौन सी ऑर्बिटल इन्वॉल्व थी, कौन-कौन सी पड़ी थी हमने, या तो ये एसएस पे बनेगा, एसपी पे भी बन सकते हैं और पीपी पे भी बन सकते हैं,
लेकिन जब आपके पास पाई बॉन्ड बनती है तो पाई बॉन्ड देखो कैसे बनते हैं, पाई बॉन्ड बनते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग में, जिसमें एस और पी इन्वॉल्व हो सकती है, एस और पी इन्वॉल्व हो सकती है, बस एस के साथ पीएक्स नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी पीपी भी रहती है और एसपी भी रहती है। तो यहाँ से जो बॉन्ड बनते हैं कैसे बनते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं, लार्जर एक्सटेंट रहता है बॉन्डिंग का, और यहाँ पर बॉन्ड वीक बनते हैं क्योंकि एक लेसर एक्सटेंट होता है बॉन्डिंग का, क्योंकि भाई यहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है पाई बॉन्ड में किस बात की, जब ओवरलैप हो रहा है तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, मतलब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल निकल करके आएगी वो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, ठीक है सर। मतलब फेज वही वाला पॉजिटिव ओवरलैप है या नेगेटिव ओवरलैप है, तो पॉजिटिव स्ट्रांग रहेगा और नेगेटिव नहीं है वो तब भी वीक ही, और जो एक्सटेंट है वो और कम हो जाएगा अगर नेगेटिव ओवरलैप पे चला गया, ठीक है, और कमजोर हो जाएगा, हाँ और भी ज्यादा। वैसे जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे अभी हम लोग पढ़ेंगे, वहां पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, थोड़ा सा कांसेप्ट बिल्कुल अलग है तो बाद में डिस्कस करेंगे। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, ठीक है। अब इस पॉइंट का मीनिंग समझना है, इस पॉइंट का मीनिंग यहाँ पर क्या है, जो थर्ड वाला पॉइंट लिखा हुआ है इसका मीनिंग आपको बताता हूँ। जो आपकी एस अपने पास जो सिग्मा बॉन्ड था, जब हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनता था तो सिग्मा बॉन्ड के बाद जैसे ऑर्बिटल कोई निकल करके, जैसे आपने बोला कि मैं एस और एस को जोड़ रहा हूँ, सिमेट्रिकल है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबाउट, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबाउट देखो आप, इसकी सिमेट्री है यहाँ पर। सिमेट्री का मतलब होता है जो आप लेफ्ट साइड देख रहे हो राइट साइड देख रहे हो 50-50 पोर्शन शेयर हो रहा है, तो ये चीज जो पॉसिबल है, ये चीज कहां पर पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ अपने पास सिग्मा बॉन्डिंग में, क्योंकि अगर आप पाई बॉन्डिंग में आ जाओगे तो पाई बॉन्डिंग में क्या होता है, पाई बॉन्डिंग में एंड टू एंड ओवरलैप नहीं होता है, वहां पे साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, तो साइडवेज ओवरलैपिंग है, वहां पर जो सिमेट्री रहती है वो आपको ज्यादातर टाइम देखने को नहीं मिलेगी। और उसके साथ साथ देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज डिसकंटीन्यूअस, ठीक है, एंड कंसिस्ट ऑफ टू चार्ज क्लाउड्स above and below the plane of atoms। कल हम लोगों ने एक सॉसर शेप की बात करी थी, जब आपके पास p ओवरलैप हुआ था, या आपके पास जो p ओवरलैप हो रहा है जो कितने से रीजन पे हो रहा है, इसकी वजह से दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलते थे हम लोगों को, एक तो मिलता है अबव द प्लेन और एक कैसा मिलता है मेरे को यहाँ पर बिलो द प्लेन, तो अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, ठीक है। अब जो ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग में एंड टू एंड अपने पास जो एंड टू एंड वाला जो हिसाब है जिसमें आपके पास दोनों ऑर्बिटल्स एंड टू एंड जुड़ जाएंगे, यहाँ पर रोटेशन पॉसिबल है, ठीक है। एटम्स को सिग्मा बॉन्ड के अराउंड क्या कर सकते हैं हम लोग, रोटेट कर सकते हैं, पर पाई बॉन्ड पे अगर देखा जाए तो पाई बॉन्ड पे रोटेशन पॉसिबल नहीं होती थी, ठीक है। पाई बॉन्ड जो है वो तो कैसे बन रहे हैं, वो अपने पास साइडवेज ओवरलैपिंग से बन रहे हैं, अब ये एंड टू एंड ओवरलैप है, वो एंड टू एंड जुड़ रखे हैं, तो मैं दोनों मार्कर्स यहाँ पे घुमा करके दिखाऊंगा आपको, तो ये दोनों ऑर्बिटल टूटेगी थोड़ी, पर अगर ये ऐसे जुड़ गया और इनमें से कोई भी एक जैसे रोटेट होगा तुरंत ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहाँ पे फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। कहाँ पे फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, आपके पास पाई बॉन्ड में, सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल होती है। फिर जो बॉन्ड है अपने पास क्या लिखा है देखो, मे बी प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स आइदर अलोन और अलोंग विद पाई बॉन्ड। सबसे पहला बॉन्ड अगर कभी भी दो एटम्स के बीच में बनेगा तो वो कौन सा बॉन्ड होगा अपने पास, सिग्मा। सबसे पहला बॉन्ड कौन सा बनता है, सिग्मा। सिग्मा के बाद अब जो भी बॉन्ड बनेगा अगर उसी समय बन रहा है, कहने का मतलब ये है जैसे कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया, एक ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन ने चार बॉन्ड अलग अलग बनाए, तो एट अ टाइम अगर कार्बन किसी दूसरे एलिमेंट X के साथ बॉन्ड बना रहा है तो पहला बॉन्ड सिग्मा होगा, अगला कौन सा होगा, पर इसमें चारों कौन से हैं, सिग्मा, ठीक है। तो अगर किसी एक ही एटम के साथ दो या तीन बॉन्ड बनते हैं तो पहला सिग्मा होता है, अगले पाई होते हैं, तो पाई बॉन्ड हमेशा कब बनते हैं, जब आपका सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है, ठीक है। बाकी जो फॉर्मेशन होती है सिग्मा बॉन्ड की, उसमें s ऑर्बिटल्स क्या कर सकती है, पार्टिसिपेट कर सकती है, मतलब ss अगर आपकी ss ऑर्बिटल्स आ रही है तो उससे सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, लेकिन पाई बॉन्ड में पाई बॉन्ड कभी भी s और s ऑर्बिटल से नहीं बनता है, अगर s आएगी तो अभी फिर p ही आएगी, ठीक है। तो s और s ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड नहीं बना सकते, ये आपके पास डिफरेंसेस है सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड।